मैं आफ्ताब मलिक। आज हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया का पार्ट 2 करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि मेडिवल पीरियड में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया। तो देखिए, मेडिवल पीरियड में इकोनॉमी का बेस, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुग़ल पीरियड हो, रहा तो एग्रीकल्चर ही है। लेकिन इनमें से कुछ शासकों ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए हैं। और इनमें अगर हम देखें तो पहला एक नाम मिलता है गयासुद्दीन तुगलक का, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने पंजाब में एक नहर खुदवाई थी और यहाँ से नहर प्रणाली की शुरुआत की गई मध्यकाल में। लेकिन इसके बाद जो इसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था, लेकिन इतिहासकार एल्फिंस्टन ने उसको पागल बादशाह कहा है, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने, लेखकों ने उसको एक विद्वान व्यक्ति कहा है। उसने एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट किए और एग्रीकल्चर सुधार किए और इससे तमाम क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो यह है कि उसने कृषि विकास के लिए एक अलग से विभाग खोला और उस विभाग का नाम उसने रखा था दीवाने कोही। और इसको खास तरीके से ध्यान रखिए, दीवाने कोही क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया कृषि विकास। इसके बाद उसने ये किया कि किसानों को तकावी ऋण बांटे। तकावी ऋण वो ऋण होता है जो फसल बोने से पहले दिया जाता है और फिर उसको किसान से थोड़ा थोड़ा करके वसूल लिया जाता है। तो उसने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किसानों को तकावी लोन दिए और कंपटीशन में इसका नाम भी कई बार आया है। उसने जो तकावी लोन दिए थे उनका पर्टिकुलर उसने जो नाम रखा था वो सोनधर कहलाते थे। सोनधर, SONDHER। इसके अलावा उसने ये किया कि जो क्रॉप रोटेशन है, जिसको हम शस्यावर्तन पद्धति भी कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए बदल बदल के फसलें बोई जाती हैं, क्रॉप रोटेशन, शस्यावर्तन पद्धति, उसको आम भाषा में फसल चक्र भी कहते हैं, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको शुरू किया। एक काम उसने और किया, जिस तरह से आज हमारे देश में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट के तौर पर माना जाता है, उसने भी इसी तरह का एक कृषि अनुसंधान काम किया था और दिल्ली के आसपास एक भूमि लगभग 70 बीघा के आसपास उसने ली थी और उस पर उसने एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट, जिसको रिसर्च कहते हैं, वो कार्य शुरू किए और उस पर 3 वर्ष में 3,70,000 रुपया खर्च किया। लेकिन उसमें जो किसान थे जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जो अधिकारी थे, उनके उनकी अयोग्यता या उनके भ्रष्टाचार के कारण उसकी वो योजना विफल रही थी। इसके अलावा उसने एक काम और ये किया था कि जो कृषि विकास के लिए उसने खंडों में क्षेत्रों को बांटा था, जैसे आज ब्लॉक होता है विकास खंडों में, और उन पर अधिकारी नियुक्त किए थे और उनको कृषि विकास के काम सौंपे गए थे। इसके अलावा जब अकाल वकाल पड़ते थे तो उसके लिए उसने फैमिन फंड या अकाल कोष की भी स्थापना की थी और इस तरह से उसने कृषि विकास के लिए तमाम काम किए, भले ही वो असफल रहे, वो अलग चीज़। इसके बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो उसने भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए मेनली सिंचाई योजनाओं पर बल दिया और उसने
पंजाब के हांसी और हिसार क्षेत्र के लिए, ये खास है, ये क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन है। हांसी और हिसार की सिंचाई व्यवस्था के लिए पंजाब में 4 नहरें खुदवाई थी। तो पंजाब क्षेत्र को सिंचित करने के लिए उसने नहरें खुदवाई थी 4, और जबकि जो गंगा यमुना का दोआब है वहां पर सिंचाई व्यवस्था के लिए उसने कुएं और तालाब बनवाए थे। और इन सब सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराने के बाद उसने, वो पहला सुल्तान है जिसने सिंचाई कर, यानी जिसको इरिगेशन टैक्स कहेंगे, वो लेना शुरू किया। और वो भी नाम मात्र के लिए। पूछा जाता है कंपटीशन में कि कितना लिया था, उपज का 1/20, यानी जिसको 5% कहिए। और इस सिंचाई कर का उसने एक नाम रखा था जो जो बहुत खास क्वेश्चन है। उस सिंचाई कर का नाम उसने रखा था हक ए शर्ब, HAQ, हक ई और SHARB, हक ए शर्ब। ये तो दिल्ली सुल्तानों का योगदान रहा, दो का खास तौर से रहा है। हालांकि फिर आगे चलकर सिकंदर लोदी ने भी भूमि की माप कराई थी और कृषि विकास के लिए काम किए थे। अब उसी सल्तनत पीरियड में जो दक्षिण का एक शासक, दक्षिण का एक राज रहा है विजयनगर, उस विजयनगर के भी 2 शासकों ने कृषि विकास के लिए काम किए हैं। तो देवराय द्वितीय है जिसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी, और एक विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण शासक जिनका नाम है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने भी कृषि विकास के लिए कार्य किए थे, भूमि का सर्वे भी कराया था और बांध बनाकर तमाम नहरें भी निकलवाई थी। अब हम जब मुगल पीरियड में देखते हैं तो मुगल पीरियड में कृषि विकास के लिए एक तो योगदान जहांगीर का है, हालांकि शेरशाह सूरी का भी है, उसने भी भूमि सुधार किए हैं। लेकिन जहांगीर ने भारत में तंबाकू की खेती को शुरू किया था। ये कंपटीशन में बहुत बार आया है, भारत में तंबाकू की खेती किसने शुरू की? जहांगीर ने। और ये तंबाकू भारत का नेटिव प्लांट नहीं है, इस पौधे को पुर्तगाली लाए थे और पुर्तगालियों ने जहांगीर को सौंपा था और उसको मोटिवेट किया था। तब जहांगीर ने तंबाकू का कल्टीवेशन शुरू किया था, क्योंकि तंबाकू एक कैश क्रॉप होती है। और फिर उसने इसको एक्सपोर्ट करने के लिए तंबाकू के सेवन पर बैन या प्रतिबंध भी लगाया था। उसके बाद जब हम जाते हैं तो फिर शाहजहां का भी योगदान रहा है। शाहजहां ने भले ही भूमि कर ज़्यादा वसूला है, लेकिन कृषि विकास के लिए उसने भी पंजाब में एक नहर खुदवाई थी जो नहर शहाब के नाम से जानी जाती है। कई बार आई है कंपटीशन में, नहर शहाब। और उसके बाद फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा शासक मुगलों का नहीं रहा जिसने कृषि विकास पर बल दिया। लेकिन उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियन कंपनी आ चुकी थी और वो भारत से मसालों का व्यापार करती थी, नील का व्यापार करती थी। तो मुगल काल में नील की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी और वो निर्यात की एक विशेष वस्तु बन गई थी। और यूरोपियन कंट्री को पुर्तगाली, डच सब उसका निर्यात करते थे। और कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत में नील उत्पादन के जो 2 प्रमुख क्षेत्र थे वो क्या थे। तो एक तो था बयाना जो यूपी में पड़ता है, एटा डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर है, और एक जगह थी सरखेज जो गुजरात में पड़ता है। तो मुगल काल में एक बयाना यूपी और एक सरखेज गुजरात, ये 2 क्षेत्र नील उत्पादन के लिए प्रमुख रहे हैं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मॉडर्न पीरियड में जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।